बरकरार रहे राजद्रोह कानून, विधि आयोग की सिफारिश। नमस्कार, संचार मीडिया में आप सभी का स्वागत है। जी हां, विधि आयोग ने कुछ संशोधनों के साथ राजद्रोह कानून को बरकरार रखने और आजीवन कारावास तक की सजा बढ़ाने की सिफारिश की। बता दें कि भारतीय दंड संहिता आईपीसी के सेक्शन 124A में राजद्रोह कानून का उल्लेख किया गया है। भारत में पुलिस भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धाराओं में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करती है। आईपीसी की धाराओं के तहत अदालत में आरोपियों के खिलाफ मुकदमे चलते हैं। तो आइए पहले जानते हैं कि आखिर आईपीसी क्या होता है। भारतीय दंड संहिता इंडियन पिनल कोड ब्रिटिश काल में सन 1860 में लागू हुई थी। भारतीय दंड संहिता भारत के अंदर देश के किसी भी नागरिक द्वारा किए गए अपराधों की परिभाषा बताती है। इसके साथ ही आईपीसी यह भी बताती है कि अपराध करने पर दोषी को क्या दंड मिलेगा। बता दें कि यह संहिता भारत की सेना पर लागू नहीं होती है। राजद्रोह एक अपराध है जिसका भारतीय दंड संहिता आईपीसी के सेक्शन 124A में उल्लेख किया गया है। आईपीसी में यह राजद्रोह कानून से परिभाषित किया गया है। यह कानून कहता है कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रीय चिन्हों का या संविधान का अपमान करता है या फिर उसे नीचा दिखाने का प्रयास करता है या सरकार विरोधी सामग्री बोलता, लिखता या अन्य लोगों को उकसाता है तो उसके खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज हो सकता है। राजद्रोह एक संगीन अपराध है। यह सरकार की अधिकृतता और अखंडता को ध्वस्त करता है। राजद्रोह एक गैर जमानती अपराध है। इस धारा 124A के तहत सजा 3 साल तक की कारावास से लेकर आजीवन कारावास तक है। कारावास को लेकर इस कानून के तहत जुर्माना भी जोड़ा जा सकता है। राजद्रोह कानून के तहत आरोपित व्यक्ति को सरकारी नौकरी से प्रतिबंधित कर दिया जाता है, यानी कि जिस पर यह धारा लगती है वह कभी भी सरकारी नौकरी नहीं कर सकता है। आरोपित व्यक्ति को आजीवन अपने पासपोर्ट के बिना रहना पड़ता है और आवश्यकता पड़ने पर हर समय अदालत में पेश होना पड़ता है। राजद्रोह कानून पहली बार भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा 1870 में भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के रूप में पेश किया गया था। शुरुआत में राजद्रोह कानून का प्राथमिक उद्देश्य भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को दबाना और ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ असंतोष की किसी भी आवाज को चुप कराना था। इसका सबसे उल्लेखनीय मामला 1908 में बाल गंगाधर तिलक का मराठा समाचार पत्र में उनकी कथित संलिप्तता के लिए मुकदमा था, जिस पर राजद्रोह को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया था। इसके लिए तिलक को 6 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी। हाल के वर्षों में सरकार द्वारा आलोचकों और असहमति की आवाजों को चुप कराने के लिए राजद्रोह कानून का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया है। सबसे उल्लेखनीय मामला 2016 में जैनो देशद्रोह का मामला है, जहां एक विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित रूप से भारत विरोधी नारे लगाने के लिए कई छात्रों पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया था। इसके अलावा कश्मीर से लेकर नागरिकता संशोधन अधिनियम तक विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए कई कार्यकर्ताओं और पत्रकारों पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया था। भारत के संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के साथ असंगत होने के कारण राजद्रोह कानून की कई लोगों द्वारा आलोचना की गई है। हाल में इस कानून का इस्तेमाल क्रमिक सरकारों द्वारा असहमति की आवाजों को दबाने और बोलने की आजादी का गला घोटने के लिए किया गया है। कानून के कई आलोचकों का तर्क है कि कानून बहुत व्यापक है, जो सरकार को किसी भी तरह से इसकी व्याख्या करने की अनुमति देता है। यह सरकार को राजद्रोह के आरोप में किसी को भी गिरफ्तार करने और हिरासत में लेने की शक्ति देता है। बहुत अस्पष्ट और व्यक्तिपरक होने के लिए कानून की आलोचना भी की गई है, जिससे लोगों के लिए यह जानना मुश्किल हो जाता है कि किस तरह के भाषण या अभिव्यक्ति को राजद्रोह माना जा सकता है। यह मुक्त भाषण और अभिव्यक्ति पर एक भयावह प्रभाव डालता है, क्योंकि लोग देशद्रोह के अपराध आरोप के डर से खुद को सेंसर कर सकते हैं। इंटरनेट, मीडिया सहित अन्य मंचों पर असहमति की आवाज को दबाने के रूप में इसका इस्तेमाल किए जाने को लेकर राजद्रोह कानून सार्वजनिक जांच के दायरे में है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार 2015 से 2020 के बीच राजद्रोह के 356 मामले दर्ज किए गए और अब तक 548 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि राजद्रोह के 7 मामलों में गिरफ्तार सिर्फ 12 लोगों को ही 6 साल की अवधि में दोषी करार दिया गया।
पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के खिलाफ असंतोष को दबाने के लिए प्रावधान के दुरुपयोग के संबंध में व्यक्त की गई चिंताओं पर ध्यान देते हुए प्रावधान को स्थगित रखने का आदेश दिया था। भारत के तत्कालीन चीफ जस्टिस NV रमन्ना की अगुवाई वाली खंडपीठ ने प्रथम दृष्टया कहा, IPC की धारा 124A की कठोरता वर्तमान सामाजिक परिवेश के अनुरूप नहीं है और यह उस समय के लिए अभिप्रेत थी जब यह देश औपनिवेशिक शासन के अधीन था। ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।